आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड। एक बहुत ही ज़ोरदार सत्र की शुरुआत आज हुई है। 23,678 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी आपके लिए कारोबार कर रहा है। करीब 225 अंकों का इजाफा है। 350 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त आपको निफ्टी बैंक में भी आती दिखाई दी है। हरियाली छाई हुई है। इनफैक्ट इस समय के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो उससे साफ हो जाएगा कि आज योगदान किसका है और रिलायंस ने एक बड़ी भूमिका निभाई है आज के इस पुल बैक में। आप कह सकते हैं काफ़ी पिट चुका काउंटर, वहाँ पर एक पुल बैक आया, या फिर वो जो विंडफॉल गेन्स टैक्स की समीक्षा हो सकती है उसको स्क्रैप कर सकती है सरकार, उसका एक इम्पैक्ट। दूसरी तरफ HDFC बैंक अपनी भूमिका निभाता हुआ और 1724 के लेवल्स पर करीब करीब 1% के गेन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो दो ये काउंटर्स दिग्गज हैं जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही फिर M&M, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स। हालांकि मेटल्स बैकफुट पर और इंश्योरेंस प्ले आज थोड़े से बैकफुट पर आपको दिखाई देगा। तो चलिए, अब हमारे साथ हमारे नए जानकार भी जुड़ रहे हैं और दो जानकार पिछले शो से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। शिल्पा और मानस से चर्चा जारी रखेंगे। फिर नीलेश जैन और रचना जी आ गए हैं अपने नए ट्रेड्स देने के लिए। मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ मार्केट फंडामेंटल्स पर ASK हेज सॉल्यूशंस के CEO वैभव सांघवी होंगे। केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से भी बातचीत होगी। ये सब आपके लिए आगे हाजिर करेंगे, लेकिन पहले इस समय के ताज़ा ट्रेड्स। रचना जी, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या किया है पिक? जी, मेरी तरफ से एक ट्रेड रहेगा कोफोर्ज में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है। यहाँ पे 8100 का लेवल सस्टेन करेगा फ्यूचर्स पे, तो यहाँ पे मेरा टारगेट होगा 8300 एंड 8350। और ये एक दिन में आने जरूरी नहीं है, 8300 तो फिर भी आ सकता है, 8350 के लिए डिलीवरी लगेगी। और दूसरा मेरा जो काउंटर रहेगा वो LIC हाउसिंग फाइनेंस में रहेगा, उसमें भी अच्छा मोमेंटम है। इसमें पुल बैक पे एंट्री करनी चाहिए। 618 का एसएल अगर होल्ड कर गया तो ये भी 630 और 35 पे जा सकता है। ओके, दो ट्रेड्स आपके। नीलेश, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स आज के। मॉर्निंग वीरेन जी। बिल्कुल, देखिए खरीदारी पर फोकस है। सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी इंडियन होटल। इस पर्टिकुलर काउंटर में काफी बेहतरीन सेटअप है। 2% का OI इजाफा हुआ है। स्टॉक अपने नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 770 और 785 ये दो टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रखना होगा। 736 का इंडियन होटल में खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके अलावा IT स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड है और यही स्पेस है जहां पर हम एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। HCL टेक्नोलॉजी एक प्रिफर्ड बेट होगी विद इन IT स्पेस, जहां पे हम ऊपरी सर पर 1900 के टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 1840 के स्टॉप लॉस से HCL टेक को लॉन्ग करने की सलाह होगी। को लॉन्ग करने की सलाह, और इंडियन होटल में भी एक बाई साइड का ट्रेड जो हम सुबह से राइड कर ही रहे हैं। मानस, बताइए। देखिए, दो स्टॉक है, दोनों बाय रिकमेंडेशन है। पहला आइशर पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आइशर में 2 दिन पहले हमने रिवर्सल देखा, कल हमने एक पॉज देखा, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि आइशर बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। करंट लेवल्स पे आइशर मोटर्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। 4900 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 5100 रुपए के टारगेट सेट करेंगे आइशर मोटर्स पे। और दूसरा स्टॉक IT स्पेस से है, टेक महिंद्रा में खरीदारी करने की राय रहेगी। कल ही स्टॉक ने 50-डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था। आज हमें वी शेप रिकवरी में फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है, तो 1700 रुपए के भाव चल रहे हैं। टेक महिंद्रा में 1679 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 1740 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, टेक महिंद्रा अभी कुछ देर पहले राजेश जी ने पिक भी किया था। ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। निफ्टी IT अब करीब करीब 750 अंकों ऊपर, यानी कल के लॉसेस का अप्रॉक्सीमेटली 75% कंपनसेट किया जा चुका है निफ्टी IT द्वारा। और वही एक कारण है कि निफ्टी आज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वर्सेस, अगर आप निफ्टी बैंक के देखें, कंपैरिजन करें तो 0.25% का एक डाइवर्जेंस है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। शिल्पा जी, आपके दो ट्रेड्स। पहला ट्रेड रहेगा कैनफिन होम्स में। कैनफिन होम्स पिछले 2 दिन से भी बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है 800 के लेवल्स। यहाँ पर मुझे लगता है 880 से 900 आपको ऑन इमीडिएट बेसिस आनी चाहिए। तो क्योंकि थोड़ा स्टॉप लॉस डीप है तो इसको ऑप्शंस के थ्रू प्ले कर सकते हैं। 850 का कॉल ऑप्शन जो रखते हुए 14 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 9 रुपए का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 22 का, इसके ऊपर जाता है तो 28 से लेके 30 के भी लेवल्स आ सकते हैं।
दूसरा बाय रहेगा कमिंस में। कमिंस भी मुझे लगता है एक अच्छे रिवर्सल से टर्न अराउंड ले रहा है। यहाँ पे 3600 से 3800 इसके पोजिशनल टारगेट आपको एनी मोमेंट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑन डिक्लाइन पे टुवर्ड्स 3300 की तरफ भी सपोर्ट आप इसमें बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 3300 का ही रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 3600 से 3800 बट अ पोजिशनल वन। ओके, तो कुल मिला के 4 विशेषज्ञ थे इस कार्यक्रम में और उनके 8 ट्रेड्स यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। थोड़ी सी स्कैनिंग करते हैं मार्केट्स इस वक्त। अच्छी बात यह है कि हायर लेवल्स पर सस्टेन करते हुए आफ्टर क्रॉसिंग क्रिटिकल आई थिंक लेवल्स। मिड कैप आईटी में चलते हैं। अब कोफोर्ज को एक बार देखते हैं। मेरे ख्याल से कोफोर्ज डायरेक्टर साहब किसी ने अभी लिया तो नहीं है कॉल में। इट्स 8205 नहीं लिया ना? हाँ, अच्छा रचना जी ने लिया, माफ़ कीजिएगा, मैं तभी आई थिंक से बात कर रहा था। 8206 मेरी जो OI गेनर्स की श्रेणी है उसमें अच्छी तरीके से परसिस्ट करता हुआ यहाँ पे BHL में बातचीत हो चुकी थी, कैनफिन होम से बातचीत हो चुकी है, बहुत देर से अशोक लेलैंड अपीयर होता हुआ। नीलेश जरा अशोक लेलैंड को देखिएगा, करीब करीब 222-99 और मेरे ख्याल से ये भी अब आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे चुका है। अच्छा OI गेन, बट अभी ये 225 टफ जोन है क्या? हाँ, 2 एवरेजेस परसिस्ट करते हैं। देखिए वीरेंद्र जी, स्टॉक में पॉजिटिव डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, बट मैं इंतजार करूंगा 230 के लेवल को क्लियर होने का, क्योंकि यहाँ पे एक डबल टॉप का रेजिस्टेंस है जो कि मेरे ख्याल से एक रेजिस्टेंस के तौर पर निकल के आ रहा है। तो करंट लेवल पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल है। 216 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है 230 के टारगेट के लिए। 230 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक बॉटम का प्रोसेस यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। उसके बाद बड़े टारगेट 240 245 तक का मूव हमें ये काउंटर दिखा सकता है, बट पॉजिटिव आउटलुक है, यहाँ पर बने रहना चाहिए। अशोक लेन 223 पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, निफ्टी बैंक रखिएगा स्क्रीन पे 50,725, अभी भी अच्छा मूव जनरेट कर रहा है। बट एक बार ज़रा कंट्रीब्यूटर्स रहिए निफ्टी बैंक के। कंट्रीब्यूटर्स में मैं ज़रा एक बार SBI को देखना चाहूँगा। क्यों, मैंने लास्ट टाइम चेक किया था करीब करीब मेरे ख्याल से 815 पे। प्रकाश सर जी की टिप्पणी उस वक्त कंस्ट्रक्टिव नहीं थी, तो ऐसे से वो एक्शन अभी भी मिसिंग है। इट्स HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, PNB जो कि थर्स्ट जनरेट कर रहे हैं। अब इन पर काफ़ी बात हो चुकी है तो उसको भी छोड़ते हैं फॉर द टाइमिंग। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा कैनरा बैंक को PSU बैंकिंग बास्केट में। कैनरा बैंक, रचना जी जरा कैनरा बैंक को रीड कीजिएगा। 100 रुपये 50 पैसे का स्तर यहाँ पर है और PSU बैंक्स अच्छा कर रहे थे, हालांकि वो इम्प्रेशन अभी SBI पे विजिबल नहीं है। आपका टेक कैनरा बैंक पे? जी, इस पे लॉन्ग टर्म का तो व्यू नहीं रखना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ से 2 to 3 रुपीस का फर्दर मूव जनरेट हो सकता है आने वाले दिनों में। तो 99 के SL के साथ शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है फॉर अ टारगेट ऑफ 102 and 3। कैनरा बैंक में एक अपॉर्चुनिटी। अच्छा, बाय द वे फेडरल बैंक का टारगेट हिट हो चुका है 208 के लेवल्स पर और 214 के लिए कैरी करने की सलाह आपको बहेती साहब ने वैसे भी दी थी, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा ज़रूर। इस बीच मार्केट में जो मोमेंटम आया है, अब होपफुली ये टिके, लेकिन फंडामेंटली अब बाज़ार को अप्रोच कैसे करना है उस पर बात कर लेते हैं। ASK हेल्थ सॉल्यूशंस के CEO वैभव सांघवी हमारे साथ है। वैभव, आई एम श्योर आपके लिए भी एक बड़ा रिलीफ होगा क्योंकि काफ़ी दिनों बाद इस तरह की रौनक और चौतरफा खरीदारी मार्केट्स ने देखी है। मिड कैप इंडेक्स देखिए 100 पॉइंट और जोर लगाएगा तो 1000 पॉइंट की तेज़ी पर रहेगा। निफ्टी बैंक चौतरफा तेज़ी में। एंड द गुड पॉइंट इज रिलायंस जैसे दिग्गज आज इस तेज़ी का हिस्सा बने हैं। क्या कहते हैं, खरीदारी का भाव का में पार्टिसिपेट करना चाहिए? इस मोमेंटम में कुछ दम है? I think just to put in perspective, अगर हम लास्ट 1.5 महीने की बात करें तो स्टार्टिंग हुई करेक्शन की ऑन द बैक ऑफ क्वार्टरली नंबर्स एक्सपेक्टेड टू बी, जो वीकनेस की एक्सपेक्टेशन थी, और दूसरी तरफ थी कि चाइना ने अच्छा स्टिमुलस डिक्लेयर किया था, तो काफ़ी एलोकेशन विद इन द इमर्जिंग मार्केट्स हमने देखा कि काफ़ी कंट्री से टुवर्ड्स चाइना डायरेक्ट हुआ। नाउ आफ्टर दैट हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ देखा कि US इलेक्शंस हुए और US इलेक्शंस में ट्रम्प जिस हिसाब से आए हैं, उनका एक बड़ा सा पहलू और बड़ा सा पॉइंट ये रहा है कि
वो कॉर्पोरेट टैक्स को घटाएंगे। नाउ उसके कारण अभी जो एक्सपेक्टेशन ऐसी हुई है कि अगर कॉर्पोरेट टैक्स को घटाते हैं तो ऑप्टिकली वैल्यूएशन स्टार्ट्स गेटिंग चीपर वहां पे। सो द सेकेंड दौर में जो हमने जो सेलिंग देखी है वो चाइना वर्सेस इंडिया नहीं है, लेकिन ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स का फ्लो शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स डेवलप्ड मार्केट्स और खास करके यूएस में। तो ये दोनों मिला के हमने देखी कि एक्सटेंसिव एफपीआई की सेलिंग हुई है। नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम आफ्टर इतनी करेक्शन होने के बाद हमें लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन का दौर आना चाहिए और उसी हिसाब से जितने भी स्टॉक काफी जो पिटे हुए हैं, जिसकी फंडामेंटल स्टोरी ठीक है, जो सेक्टर्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं, उसमें थोड़ा बार्गेन बाइंग देख सकते हैं। ऑफ कोर्स इतना भी ध्यान रखना चाहिए कि एट द बॉटम लेवल्स ये वॉलेटिलिटी और टर्बुलेंस कंटिन्यूड रहेगी थोड़ी ज्यादा होने की। सो वो थोड़ा मैनेज करना होगा। वैभव जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र दिस साइड। आपको कन्विक्शन बैंक्स पे कितना आ रहा है, और इस वक्त सबसे कमांडिंग पोजीशन में कोई स्टॉक फ्यूचर है विद इन बैंक्स? आई थिंक HDFC बैंक। आप क्या चेज करने की वकालत करेंगे बैंक्स में इस वक्त? या फिर अगर मैं अपने प्रश्न का दायरा थोड़ा बढ़ा दूं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में, इनफैक्ट नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स कंपनियों में आपका कन्विक्शन किस पे ज़्यादा है? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल्स में अगर देखिए बैंक्स में, तो प्राइवेट बैंक्स जो काफी बड़े बैंक्स है वहां पे हमारा कन्विक्शन बहुत ही हाई है। और आई थिंक वो वाउच किया है उनके रिजल्ट्स से भी, तो उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे थे एक्सेप्ट फॉर जो पॉकेट जहां माइक्रो फाइनेंस, पर्सनल लोन सेगमेंट की काफी ज्यादा प्रोपोर्शन है लेंडिंग की, वहां पेन हुआ है। बट अदर देन दैट जो लार्जर प्राइवेट बैंक्स हैं जिनके नतीजे अच्छे आए हैं क्वार्टरली, आई थिंक वो हमें बहुत ही बेहतर लगते हैं। वन के वैल्यूएशंस भी ठीक हैं, और यहाँ से ग्रोथ का भी हमें प्रॉब्लम नहीं लगता है उसमें। नॉन फाइनेंशियल, नॉन लेंडिंग में अगर हम देखें तो एएमसी कंपनीज में हमारा झुकाव ज्यादा रहेगा, और हमें लगता है कि वो स्ट्रक्चरल स्टोरी है ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो ये दो पॉकेट्स ऐसे हैं जो जहां फ्रॉम इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव हमारी एट एवरी करेक्शन वी वुड बी लुकिंग एट फ्रॉम अ पोर्टफोलियो परस्पेक्टिव। ओके, अच्छा वैभव जी, बात हो गई ये तो खैर L&T फाइनेंस की या फिर बैंक्स की, NBFCs की, सबको हमने पिक कर लिया यहाँ पर। ये PSUs में जो प्राइस डैमेज हुआ, ये बहुत ही सीवियर प्राइस डैमेज था। इसके बाद आज इन पे खबर भी है कि उन्होंने यहाँ पर डिविडेंड बोनस और आई थिंक की पॉलिसी में तब्दीली की है। आप PSUs को कैसे रीड कर रहे हैं? और अब क्योंकि कुछ हद तक तो बातचीत हम उसमें बैंक्स पे कर चुके हैं, PSU बैंक्स पे, बट अब बाकी PSUs में चाहे वो OMCs हों, चाहे अपस्ट्रीम कंपनियां हों, चाहे वो रेलवे कंपनियां हों, डिफेंस कंपनियां हों, सिवियर प्राइस डैमेज। और इनकी क्योंकि मिड कैप में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, तो मिड कैप में वैसे ही अगर आप देखें स्टॉक्स खाली हुए हैं। क्या रीजनेबल लगता है आपको ऐड करना है इस स्पेस में? वीरेंद्र, आई थिंक ये PSU बास्केट है ना, हम दो तरीके से देखेंगे। एक तो पहला कि जो भी PSU सेक्टर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के कारण जिनकी प्राइस बढ़ी हुई है, उनका पोटेंशियल है कि वो जाके आगे आगे अर्निंग्स इंक्रीज करेंगी, उसमें हमारा झुकाव रहेगा रादर देन जस्ट कि सिक्लिकल प्ले है। विच ऑल्सो पुल्स के दूसरा जो पहलू है कि हमने अगर लास्ट 2 साल या 3 साल में देखा तो ऑन एन ओवरऑल थीम परस्पेक्टिव वैल्यू एज अ थीम बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया हुआ है। और जब हम ग्लोबल कंडीशंस को देखते हैं, लोकल कंडीशंस को देखते हैं, जहां ग्रोथ ऐसी संभावना है कि ग्रोथ थोड़ी डिक्रीज होगी ऑन एन ओवरऑल बेसिस और अर्निंग्स पे थोड़े प्रेशर आएंगे, वहां हम इस दौरान और इस मोड पे हम ये देखेंगे कि जो वैल्यू वैसे थीम जो चली आ रही है फॉर लास्ट 3 इयर्स, आई थिंक वो थीम शिफ्ट होके ग्रोथ और क्वालिटी और लो वॉलेटिलिटी ऐसी थीम्स में ज्यादा फोकस रहेगी। सो वेरी सिलेक्टिव रहेंगे हम PSUs में। जो PSUs जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दे रहे हैं और अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी दिखा रहे हैं, हम उसी को ध्यान में रखेंगे। वरना वी विल नॉट गेट स्वेड बाय कि चलो इतना बड़ा करेक्शन हो गया है तो वैल्यू आ रही है तो हम जाके थोड़ा पार्टिसिपेट करें, ऐसा नहीं हम करेंगे। अच्छा वैभव जी, इस बार प्राइस डैमेज इस क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद फार्मा में भी काफ़ी सिवियर था। लुक एट सन फार्मा, ग्लेनमार्क, ल्यूपिन। आपका
फोकस इस वक्त फार्मा पे या फिर इस डिफेंसिव स्पेस में, इस स्पेस पर रहेगा क्या? आपकी फार्मा में चुनाव क्या कहता है इस वक्त? मतलब किन स्टॉक्स को आप चेस कर रहे हैं इस वक्त? सी विद इन फार्मा, फार्मा हमारे लिए हमेशा बॉटम अप सेक्टर रहा है, बट इस तरफ हमें और ऐसे मोड पे हम देख रहे हैं कि एक नई थीम उभर के आ रही है जो है CDMO, और खास करके जो बायोसिक्योर एक्ट पास होने के बाद और जिस हिसाब से ट्रम्प आने के बाद जो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लाने संभावना है फ्रॉम ऑन चाइना पर्सपेक्टिव, हमें लगता है ये थीम है जो मल्टी ईयर थीम है और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज इस थीम में हम देख सकते हैं। दूसरी तरफ जेनरिक फार्मा कंपनीज के बारे में बात करें तो आई थिंक पोर्टफोलियो लिक्विडेशन जब होता है ऑन एन ओवरऑल बेसिस तो सब बिकता है, और इसी के कारण हमने थोड़ा प्राइस डैमेज देखा फ्रॉम अ फार्मा सेक्टर पर्सपेक्टिव एज वेल। अपार्ट फ्रॉम के एक आध दो कंपनी में नेगेटिव डेवलपमेंट भी हुई थी, बट अदरवाइज अगर कोई फार्मा कंपनी जिनकी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ठीक है और मीडियम टर्म ग्रोथ अर्निंग विजिबिलिटी ठीक है तो आई थिंक ये बॉटम अप बेसिस पे देखनी चाहिए। अच्छा वैभव जी, आप लोगों ने इस वक्त कैपिटल गुड्स पे क्या कॉल ली है, कंसिडरिंग जिस प्रकार का कैपेक्स रहा, चाहे वो गवर्नमेंट चाहे वो प्राइवेट स्पेस का कैपेक्स, जो कि H1 में थोड़ा सा म्यूटेड रहा, हल्का रहा। आप लोग कैपिटल गुड्स में सेकेंड हाफ के लिए, और इनफैक्ट मैं अगर थोड़ा सा अपने प्रश्न का दायरा बढ़ा दूं तो इवन कैपिटल गुड्स और सीमेंट दोनों ही प्रकार की कंपनियों पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? फर्स्ट कैपिटल गुड्स ले लेते हैं, बिकॉज आई थिंक कैपिटल गुड्स अगर हम लास्ट 4 साल 5 साल देखिए तो बहुत ही बेहतरीन किए हुए हैं ये स्टॉक्स, और खास करके उस कारण कि गवर्नमेंट का फोकस ऑन टर्म्स ऑफ केपेक्स इन टर्म्स ऑफ सप्लाई साइड हैज बीन वेरी वेरी लेजर फोकस इन टर्म्स ऑफ के अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है ये एरिया में। आफ्टर द इलेक्शन और प्रॉबेबली हम इस देख रहे हैं फ्रॉम अ स्टेट परस्पेक्टिव एंड अ सेंट्रल परस्पेक्टिव देयर इज सम रीअलाइनमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो हम देख रहे हैं, और खास करके जब इलेक्शन का मूड होता है तो आई थिंक वो रेवेक्स पे ज़्यादा जोर होता है, और जब वेलफेयर स्कीम्स की बात करते हैं तो देयर इज सम अमाउंट ऑफ चेंज अगर हम देखें फ्रॉम ओवरऑल capex related supply side related theme towards some amount of welfareism as well, which is, to be very honest, of course needed purely because that really helps the poor class in that sense. So I think इस कारण हम अगर देखें कि capex की जो टारगेट थी, जो हिसाब से स्पेंडिंग हुई है, मेरे हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब मिला के हम नंबर्स देखते हैं और आंकड़े देखते हैं तो इस बार हमें लगता है कि वो मार्जिनल डिसअपॉइंट करेंगे फ्रॉम एन ओवरऑल थीम पर्सपेक्टिव। ऑफ कोर्स वो थोड़ी कॉम्पेंसेट हो सकती है टू प्राइवेट केपेक्स के साथ, बट ये थीम में अगर हम करेक्शन देखते हैं तब हम देखेंगे, इतना ध्यान रखें कि ये वैल्यूएशंस ये पूरी थीम में थोड़े महंगे हैं। सो we will be at this point in time neutral on overall capex, cap goods, industrials kind of segment. And to answer your second question on cement, सीमेंट हमें लगता है कि हमने लास्ट क्वार्टर में काफ़ी वीक परिणाम देखे, वीक नतीजे देखे उसमें, और हमें लगता है कि बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइसेस जो एकदम सबड्यूड हो चुके हैं, ऑयल प्राइसेस जो लाइकली है कि वीक रह सकते हैं, तो ओवरऑल रॉ मटेरियल प्राइस इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स हमें लगता है कि सबड्यूड रहेगी, उसके कारण हमें मार्जिन में थोड़ी बेनिफिट दिख सकते हैं। ऑफ कोर्स वॉल्यूम ग्रोथ बड़ा ट्रिगर है, बट वो देखना पड़ेगा कि मंथ ऑन मंथ वो कैसे स्पैन आउट होता है, बट यहाँ पे हमारा इंक्लिनेशन थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। अच्छा वैभव जी, मैं आपसे यहाँ पे आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे, और वो ये है कि इस पूरे अक्टूबर नवंबर की प्राइस डैमेज में सबसे बड़ा प्राइस डैमेज FMCG में हुआ, और ये स्टार्ट हो गया था आई थिंक वेल बिफोर अर्निंग्स, मतलब क्वार्टरली अपडेट के बाद ही मेरे ख्याल से मैरिको डाबर का केस शुरू हो चुका था। बट जो प्राइस डैमेज हुआ वो सिवियर था, मेरे ख्याल से इनके एंटायर करियर में इतने शार्प कट्स विद इन अ सिंगल मंथ पहली बार आए होंगे। चार्टिकली मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। ये प्राइस डैमेज इनफ है क्या एक लॉन्गर टर्म कॉल लेने के लिए FMCG में, और आपके प्रेफर्ड क्या होंगे इस वक्त? अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये प्राइस डैमेज होने के बाद ये सेक्टर को देख सकते हैं हम, बट ये इंडस्ट्री अगर हम एक स्टेप बैक लेते हैं तो काफ़ी
अलग अलग सिचुएशन से गुजर रही हैं, खास करके जिस हिसाब से अनऑर्गेनाइज कंपटीशन बढ़ रही है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, जो स्ट्रेंथ थी इन कंपनियों की, आई थिंक वो आज नए दौर में टेक्नोलॉजी के कारण आई थिंक वो चैलेंज हो रही है टू सम एक्सटेंट। ऑफ कोर्स हम देखेंगे कि कैसे वो उभर के आते हैं, उसमें ऑफ कोर्स ब्रांड वैल्यू की बहुत ही अहमियत है यहाँ पे, बट ओवरऑल बेसिस पे इंडिया एज अ कंट्री, उसमें कंज्यूमर्स एज अ थीम विल ऑलवेज बी देयर। अगर राइट वैल्यूएशन में मिल रहे हैं फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव और जो मैनेजमेंट पे विश्वास है, तो आई थिंक ये थीम को हम देख सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग की बात करते हैं तो आई बेटर वेट on that for more clearer signs, but from an investment 3 to 5 year perspective, I think these are the spaces, ये ऐसा स्पेस है जो हम पोर्टफोलियो के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर वैभव जी आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और आई थिंक सभी सेक्टर्स पे अपनी जो राय है वो आपने रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब चलते हैं एक और बड़े मेहमान की तरफ। हमारे साथ सुशील कीडिया जुड़ चुके हैं इस बातचीत में। सुशील जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सुशील जी, अब जो प्राइस डैमेज बीते लगभग 1-1.5 महीने में हुआ, आप मोटा मोटी करीब 23,350 कल देख के आ चुके हैं। यहाँ से अब रिवॉर्ड किस तरफ खुला हुआ है? पहले इंडेक्स की प्लेसमेंट की बात करते हैं, निफ्टी और निफ्टी बैंक पर आपका व्यू क्या कह रहा है इस वक्त? अगर पीसीआर कृपया मेरी स्क्रीन को साथ में शेयर कर सकें तो मैं चार्ट पर आपको विश्लेषण दिखाते हुए अपनी टिप्पणी कहूंगा। तो वीरेंद्र जी, तकरीबन 2 महीने पहले जब निफ्टी फ्यूचर्स 26,200 पर थे तो अपनी बात हुई थी कि 23,500 तक की जगह बनती है, पहला पड़ाव, और वो भी नहीं संभला तो 21,500 भी असंभव नहीं है। टुकड़े टुकड़े में देखा जाता है तो एक बार हम 23,500 के लगभग आ गए। एक राउंड सस्टेन्ड बड़े करेक्शन का लग रहा है अब कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए जो निफ्टी की चार्ट है, इसमें कल एक रिवर्सल कैंडल बन के आज रिवर्सल हुआ है, और मैं टेबल ठोक करके बेफाम तेजी की बात और बेफाम तेजी का दोबारा सौदा 23,900 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर्स चले जाने पर करूंगा। 23,750 है। अभी हम सहमे तेजी के सौदे ले रहे हैं। और साथ में चूंकि आपने बैंक निफ्टी को भी पूछा है, तो एक बार जैसे पिछले सप्ताह अपनी बात हुई थी कि 25,200-300 तक निफ्टी चला जाए, ये देखिए निफ्टी की चार्ट में 25,200-300 का स्तर ये आता है, और बैंक निफ्टी एक बार क्या पता 52,860-70 से ऊपर न जाए। इतना उछाल आने के बाद हम बाकी का दोबारा बड़ा कॉल लेंगे कि क्या न्यू हाइस की तरफ पूरा का पूरा मार्केट जाना शुरू हो चुका है या कुछ स्टॉक्स न्यू हाइस में जाएंगे। ये फैसला हम 25,200-300 पर जाने के बाद लेंगे। ओके, चलिए, तो ये तो हो गई थोड़ी बहुत इंडेक्स की बातचीत, और आपने एक यहाँ पर चित्र ड्रॉ कर दिया हमारे लिए। आप अमूमन जब से मेरी बातचीत आपसे शुरू हुई है सुशील जी, और पहले भी, बाय राइट एंड सिट टाइट, मतलब एक चीज़ खरीद के कुछ दिन बैठो, पैसा तब बनेगा। यहाँ पे इस कर्व पे लगभग 23,500, 23,600 पे 23,700 की जोन में आपको क्या खरीदने लायक वाजिब लग रहा है, जिसको लेके बैठने पर यहाँ से 6-7 महीने 8 महीने के अंतराल में पैसा बनेगा? तो वीरेंद्र जी, आपने बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही प्यारा प्रश्न पूछा है। ये हमारी सोचने के तरीके से बिल्कुल मैच होता है। तो जैसे हमने जब 26,200 पे बात करी कि 23,500 और क्या पता 21,502 लेवल बनते हैं, और अब हम 23,500 पे पलटने लग गए। यहाँ के 21,500 की कहानी हमने छोड़ दी, त्याग दी उस बात को। अब यहां से भी जब असमंजस है कि 25,200 क्रॉस करेगा तब हम न्यू हाई की बात करेंगे, तो इंडेक्स पे अगर दो तरफा बात अभी भी है, तो इस वक्त हम उन स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करके आज उन पे एक्शन ले रहे हैं। अपने क्लाइंट्स को बता चुके हैं। सवेरे आज हमने उनको ये बता दिया, क्योंकि सिग्नल आ गए थे सवेरे सवेरे बाजार खुलते ही, कि इन स्टॉक्स में न्यू हाइस की तरफ हम भागना शुरू हो चुके हैं। रिलायंस, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया लिमिटेड, एक एक करके और सिग्नल्स आते जाएंगे, पर अभी फिलहाल ये मान लीजिए आईटीसी और हर एक सेक्टर में एक एक दो स्टॉक्स हैं। एफएमसीजी में मान लीजिए टाइटन भी हमें लगता है 4200 तक चला जाएगा। हिंदुस्तान लीवर भी न्यू हाई पहुंच जाएगा, टाटा कंज्यूमर भी न्यू हाई पहुंच जाएगा। तो आगे और जैसे जैसे स्टॉक्स में बाई सिग्नल आएंगे हम उनको भी पकड़ेंगे। फिलहाल बहुत क्रिस्टल क्लियर पिक्चर
इन लार्ज कैप्स में दिखता है। और आईटी के स्टॉक्स को, इन्फोसिस, विप्रो, इनको अभी हम बिल्कुल परहेज रखेंगे, इनसे दूर रहेंगे। इनका करेक्शन वर्कआउट ही नहीं हो पाया, क्या पता है लुढ़कते चले जाएं और बाकी के जिन स्टॉक्स की हमने लिस्ट आपसे शेयर की ये ऊपर चले जाए। अच्छा सुशील जी, एक चीज़ है, कुछ इंडाइसिस में जो थकान सी महसूस हो रही है। फॉर इंस्टेंस अगर आप निफ्टी आईटी को लें, सितंबर हो गया, 43,000 की ट्रैजेक्टरी क्रॉस नहीं हुई, उसके बाद अक्टूबर में 42,600 की ट्रैजेक्टरी क्रॉस नहीं हुई और 43,000 फिर सप्लाई जोन के तौर पे काम कर रहा है। ये निफ्टी आईटी का घड़ी घड़ी आता हुआ कोलैप्स, मेरे ख्याल से कि 31 अक्टूबर को था, एक कोलैप्स कल था। निफ्टी आईटी पर आपकी रीडिंग क्या है? स्टॉक फ्यूचर्स पर आपका व्यू क्या है निफ्टी आईटी के? आईटी पे हमारी रीडिंग बड़ी गंदी है, बहुत लोगों को नाराजगी होगी, पर हमारी तो सिर्फ रीडिंग है। हम तो जो चार्ट हमें दिखा रहा है उसकी रीडिंग करें, अपना हम कोई व्यू लेने की कोशिश करते हैं, हम ना लें। अगर पीसीआर इस चार्ट को दिखा रहा है जो मुझे लग रहा है दिख रही है, देखिए निफ्टी आईटी ने अभी तक वो करेक्शन दिया ही नहीं जो बाकी के लार्जर निफ्टी ने दे दिया। तो बाकी का लार्जर निफ्टी को डैम्पेन करने के लिए निफ्टी में जितना फॉल आया इंडिविजुअल स्टॉक्स में, उसके बनिस्बत निफ्टी इंडेक्स में फॉल कम आया। वो कम फॉल का कारण था कि निफ्टी आईटी ने वो कमजोरी नहीं दिखाई, ये इठलाती रह गई ऊपर ही ऊपर। अब हमें लगता है कि बाकी के जो स्टॉक्स बुरी तरह करेक्ट हो चुके हैं निफ्टी में, वो जब घूमेंगे जोर से ऊपर चलेंगे, निफ्टी आईटी एक बार हाथ छोड़ दे और ये 42,000 वाला 32,000 भी हो जाए तो हमें कोई बड़ी बात नहीं लगती है। 25% निफ्टी आईटी में करेक्शन हो अगले 2-3 महीने में और बाकी का आईटी बढ़ता चला जाए, तो ये विरोधाभास आते हैं मन में, तर्क कुतर्क वितर्क मन करता है, पर बाजार की अपनी लॉजिक है, बाजार अपनी लॉजिक से चलेगा। और हमारा एज ए चार्टिस्ट काम है अपने अपने मन को त्यागो और बाजार के मन को पढ़ो। चार्ट कह रही है कि निफ्टी आईटी घटेगा, तेजी नहीं है निफ्टी आईटी में। निफ्टी आईटी में। अच्छा सुशील जी, अगर मैं बैंक निफ्टी पे हालांकि आपका व्यू जान ही चुका हूँ, अगर एक बैंक पे अगर आपका व्यू बहुत कंस्ट्रक्टिव हो, बहुत पॉजिटिव हो कि इसमें बैठा जाए पोजीशन लेके तो पैसा बनेगा, वो कौन सा होगा? और मोर स्पेशली आपका कमेंट एचडीएफसी बैंक पे क्या है? चलिए, एक जिस बैंक पे आज सवेरे 22 सिग्नल आ चुका है वो है एयू बैंक। हमें लगता है कि एयू बैंक की अगर ये चार्ट में दिखा पाऊं आपको, एयू बैंक एक बार हमें लगता है फटाक से वापस तकरीबन 785-800 हो जाए और उसके बाद वापस ये इस करंट लेवल्स हैं कि हम वापस से 550 के नीचे चले जाएंगे। फिलहाल हमें 800 का भाव लगता है एयू बैंक। छोटे वाले जितने भी बैंक से देखिए वो जोर से चलेंगे और जो थकावट है इंडेक्स में वो आपने ठीक पकड़ लिया बिल्कुल। थकावट जो दो स्टॉक इंडेक्स के मिलके 50-52% बन रहे हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई, उनमें थकावट ही है। एटमोस्ट मार्केट मेंटेनेंस की जितनी थोड़ी सी कोई एचडीएफसी बैंक में रैली हो, पर नेट जब किस दिन बाजार में खराब माहौल आए, कोई खराब बात आए, तो आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक निफ्टी को दबा के रखेंगे ऐसा लगता है। तो बैंक निफ्टी पे कोई खास गहरा दांव लगाने के बजाय सिलेक्टिव स्मॉलर बैंक्स में ही दांव लगाएंगे। अब आरबीएल में जो, क्या आपने आरबीएल नहीं पूछा, आरबीएल को लेके बड़ी निंदा हो रही है। एक फटाक से इसके ऊपर मैं आपको अपडेट में दे दूं, आरबीएल बैंक में हमने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का व्यू नहीं लिया है, तो हमने इन्वेस्टमेंट कॉल लेना है। आज भी हमारा ये पर्सपेक्टिव बिल्कुल मेंटेन्ड है, यहां से आप आरबीएल बैंक को इकट्ठा करते जाओ और जिस दिन ये 200 के ऊपर वापस क्रॉस करेगा उस दिन हम पोजीशन को डबल कर देंगे, जितनी भी इकट्ठा हो रही है। हमारा व्यू है 2025 में आरबीएल बैंक किसी न किसी टाइम पे 380-400 रुपया बिकेगा। ऐसा और कोई बैंक नहीं दिखता जिसमें भी डबल होने की जगह। तो आपको पैसा दोगुना करना है और 10% की भी अगर बर्दाश्त नहीं है तो फिर आरबीएल बैंक आपके लिए नहीं है। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज और सभी सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे अपनी टिप्पणी की, आपने निफ्टी बैंक पे व्यू दिया और जो प्रेफर्ड स्टॉक्स ऑफ आई थिंक बैंक की जो आपकी लिस्ट थी उसमें बातचीत की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुशील जी के साथ जो इंटरेक्शन हुआ कुछ देर में आपको सोशल मीडिया पर भी और आवाज़ के हैंडल पर मिल जाएगा। मार्केट से डे हाई 23,735, डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक 50,891 डे हाई पर। और याद रखिएगा निफ्टी बैंक का द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि प्लेस्ड है करीब 50,994, वहाँ से अब सिर्फ हार्डली 100 पॉइंट का डिफरेंशियल बचा हुआ है। खैर, अब एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम को 10 कदम रेट को यहीं विराम देते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कंचन के साथ शुरुआत करेंगे 10 कदम ये ट्रेडर्स हॉटलाइन की।
थोड़े से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।